देखिए, यात्रा का नामकरण जन विश्वास यात्रा, जन विश्वास यात्रा। यहाँ बैठ करके जिसका विश्वास अविश्वास लोग करें, जनता के विश्वास पर हम लोग टिके हुए हैं। और जनता का विश्वास कितना तेजस्वी पर है वो साबित हो चुका है पिछले बार विधानसभा के चुनाव में। 15 के चुनाव में कहा जाता था मिल करके लड़े, वो मेरे चेहरे पर वोट मिला है। नीतीश कुमार बोलते थे, अपने चेहरे का वर्णन करते थे, ये राजद का वोट नहीं है बल्कि उनके चेहरे पर वोट है। लेकिन आप सब गवाह हो, 2020 का चुनाव किसके चेहरे पर हुआ? राजद का। और उनके चेहरे का पर भी वोट हुआ। उनके चेहरे के साथ मोदी का भी चेहरा था। दंगाई नफरती जितने लोग हैं उनका सबका चेहरा उनके साथ टिका हुआ था। और तेजस्वी तनहा एक नौजवान जिसके प्रमाण पत्र को लोग देखते थे, उसके क्वालिफिकेशंस को देखते थे, दुनिया भर की चर्चाएं होती थी उसके इंसान के व्यक्तित्व को और जनता पर कितना उसको विश्वास है और जनता कितनी उस बातों को उठाती है। इस विश्वास पर उन लोग को मालूम था कि हम लोग तो हवा में उड़ा देंगे तेजस्वी को, और सभी लोग हवा में उड़ गए। पहली बार देश में चुनाव हुआ था विपक्ष की आलोचना नहीं करके, जनता के सामने अपने नीतियों को रख करके। ये देश का एक अपने आप में मिसाल है बिहार का 2020 का चुनाव। बेरोजगारी है, खेतों को अच्छे ढंग से पानी मिले, अस्पतालों में दवाई आम आदमी को मिले, हर आदमी को शिक्षा सही ढंग से मिले और उनकी तकलीफों को सुना जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। बोलिए, इसी बात पर वोट हुआ? लोग दुनिया भर की बात यहाँ से वहाँ ये वो करते रहे, लेकिन जनोन्मुखी आवाज उस नौजवान के मुख से जो निकला उस पर विश्वास बहुमत में मिल चुका था जनता के द्वारा। दुनिया ने देखा, सारा देश माना कि तेजस्वी को जोर और जबरदस्ती से चुनाव हराया गया है, जोर और जबरदस्ती से चुनाव हराया गया है। तो चुनाव तो तेजस्वी जीते और हराने वाले के मुंह पे कालिख लग चुकी थी और उसी मुंह पर लगे कालिख को लेकर के यहाँ पर सरकार उन्होंने बनाया। जनता एक दिन के लिए उनको सरकार को नहीं मानी। और इसके बाद आ गए फिर शरण में लालू जी के। लालू जी ने हमेशा उदारता बनती है, राजनीति को कोई पेशा उन्होंने नहीं बनाया। समाजवादी थे और देखते हैं जहाँ समाजवादियों में कमजोरी आ रही है, वो शरण में आ रहे हैं तो उनको एक ताकत दे देते हैं। अब वो ताकत लेकर के वो जो भी नाजायज करना चाहे वो करता है। फिर भी समाजवाद उदारता ही है समाज का और उसके प्रतीक हैं लालू प्रसाद। तेजस्वी जी ने माना कि चलिए पिता बन करके आए, ख्याल कर लेना, पिता बन करके आए और क्या व्यवहार और दुर्व्यवहार बेटे के साथ किया जाता, उनका इतिहास है, उसी इतिहास को दोहरा दिया। ये जन विश्वास, अडानी अंबानी के धन पर हमें विश्वास नहीं, हमें विश्वास है किसानों का।
खेतों में काम करने वाले लोगों पर, आम जन पर जो झोपड़ी में रहने वाले हैं, सड़क के किनारे रहने वाले हैं, जिसके लिए आदरणीय लालू जी ने इस पटना के प्राइम लैंड पर भी उनको बसाया, जो धीरे धीरे उजाड़े जा रहे हैं। तो उजाड़ने वाला अपना काम करता है और जिनके भीतर उदारता है वो अलग अपना कोई काम करते हैं। तो हम लोग का सवाल ये जो था, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? एक ही उद्देश्य, जनता जो विश्वास प्रकट किया था तेजस्वी जी पर, उस विश्वास को बनाए रखे। तेजस्वी में कोई परिवर्तन नहीं आया, भले परिवर्तन उन लोगों में आया है जो सत्ता के लालची हैं। अब तेजस्वी सत्ता के लालची नहीं है, लेकिन मन में एक है कि यदि सत्ता मिली तो हम उन नीतियों को लागू करेंगे, समाजवादी नीतियों को लागू करेंगे। जो कर्पूरी ठाकुर की राजनीति रही है, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की राजनीति रही है, जो हमारे समाजवादियों की राजनीति रही है, जिसके अमल लालू जी ने भी किया था और तेजस्वी जी का किए हैं। लेकिन ये नहीं है कि सत्ता चली गई तो उससे उनका विश्वास हट गया। जनता पर उनका विश्वास बना है और जनता के हर मोर्चे पर जहां उन्हें तकलीफ़ें हैं उसे दूर करने के लिए वो चाहते हैं कि देश में दंगाइयों से मुक्त हो ये देश। याद रखिए, आज सारा देश सराह रहा है, तेजस्वी जो तो नई पीढ़ी में देश के नेता बन गए। तिकड़म के नेता बनने वाले लोग, प्रधानमंत्री, दुनिया का नक्शा देखने वाले लोग, तेजस्वी जी ने तिकड़म की बदौलत नहीं बल्कि अपनी योग्यता की बदौलत, उन्होंने नहीं कहा कि हमको देश माने, लेकिन उस दिन विश्वास मत पर जो बात उन्होंने कहा है विधानसभा में, चाहे देश की जितने बड़े बड़े पत्रकार, विद्वान, यहाँ तक कि भाजपाई और जदयू के लोग कह रहे हैं जहाँ हैं, लेकिन तेजस्वी जी ने तो एक चमत्कार करके दिखा दिया। अब चमत्कार कोई व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है, वो जनता के विश्वास, उसी को फिर विश्वास को दिलाने के लिए उनकी यात्रा 20 से लेके 29 तक ये लगातार उनकी चलेगी। बिहार के हर जिले में जाएगी, हर संसदीय क्षेत्र में करीब करीब वो जा रहे हैं। फिर इसके बाद जब चुनाव का दौर शुरू होगा तो जो और भी इलाके हैं, ग्रामीण इलाके, वहाँ जाएंगे। तो इस दौरे का उद्देश्य एक कि तेजस्वी की कुर्सी चाहे जहाँ भी रहे, जनता के हृदय में स्थान जो बना है उस पर उनको विश्वास है और उसी विश्वास को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। थक चुके हैं क्या? अब ये सब प्रश्न बार बार क्यों पूछते हैं? थक चुके हैं, काम से देखा जाता है ना आदमी थका है कि नहीं थका है। अब बार बार यही सब चीज़ का थोड़ी सवाल का जवाब देते रहेंगे। 18 साल में बिहार को कहाँ ले गए तो आप दिखता नहीं है, आप थक गए हैं नीतीश कुमार। आज एक बड़ी योजना का हम शिलान्यास किया नीचे रखिए ना जी। 9 करोड़ से अधिक की राशि से हो रहा है कुछ अधिक काम जब हमने अनाउंस किया है और आगे जो जरूरत हो आप चाह रहे थे, काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल भाई कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। हमारा प्रयास होता है DPR बनना चाहिए, परामर्शी की नियुक्ति मैं करूँगा जाकर के, और DPR बनने के बाद चरणबद्ध तरीके से विकास सर 9 करोड़ की खर्च हो रही है सर। महोत्सव में चेयर खाली है सर, महोत्सव में चेयर बहुत खाली है, पहला बार हुआ है। पहला बार हो रहा है मंत्री जी। बिहार के जांच कराएंगे कि आखिर कहां से ये सब हुआ था। सब चीज होते रहता है, समझे कि नहीं? एक एक चीज होते रहता है। अब बाकी सब तो लौट करके सब ठीक रह गया है, आगे कुछ नहीं है, लेकिन पता भी नहीं चल जाता। मंत्रिमंडल विस्तार कब करेंगे? होगा विस्तार, अभी तो चल रहा है ना, समय पर हो जाएगा विस्तार।
अभी तो ये है ना, मेरे अलावे 8 लोग हैं, तो सारा लोग काम करते रहेंगे। सर राहुल गांधी बिहार में, राहुल गांधी बिहार दौरे पे सर, बिहार घूमने आए थे सर। वैसी भी बिहार में है। जाने न दीजिए, उसके बोलने का कोई मतलब है। उसको तो कितना बार कह रहे थे, और वो जो कहते रहते हैं, जो हम लोग यहाँ पर जातीय गणना करवाए, जाति गणना कराए, और हम बराबर कहते थे मीटिंग में कि जरा बोलिए बिहार में कितना बड़ा काम हुआ है। अब बिहार में कितना काम हो करके एक एक आदमी की आर्थिक स्थिति का भी पता हम किए, और सब करते हुए लोगों को हम मदद कर रहे हैं, तो उसकी कोई चर्चा करता है? कभी कोई चर्चा नहीं करता है जो यहाँ पर हो रहा है सर। केंद्रीय स्तर पर लेकिन हाँ, एक बात है कि मीडिया में वो कुछ भी करते रहता, उसका प्रचार होता है, तब उसमें प्रचार करता रहे। लेकिन हम तो इतना काम कर दिए, हम आग्रह करेंगे जो बिहार में इतना काम करा दिए हैं, अगर कभी कभी ध्यान दीजिए, बिहार वाला भी अगर मीडिया में नहीं आता है तो सोशल मीडिया में डलवा न दीजिए। शुरू से कितना बड़ा बड़ा काम हुआ। सर प्रधानमंत्री ने कहा कि 400 पार इस बार इंडिया करेगा। इस बार इंडिया जो है वो 400 पार करेगी। इस बार पहले से ज्यादा संख्या उनको मिलेगी, इस बार जीतेंगे बढ़िया, पिछली बार से भी ज्यादा संख्या मिलेगी, हम तो पूरा भरोसा है। अरे एनबीसी हटाओ यार, इनका एनबीसी तो हटाओ। देख न लिए भाई, इनका उम्र तो हो गया 64 फ्रेम में आ साल, जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग तो इनके प्रति हम लोगों का जो है लगातार बराबर करते रहते हैं, और जो भी अच्छा काम किए इन्होंने, आप जानते ही हैं, लागू किए थे तो 2 साल के लिए लागू किए जो नशाबंदी, शराबबंदी, तो उसका बाद उनको हटा दिया साहब, और उसका खत्म कर दिया। लेकिन फिर जब हम आए तो देखिए हम शराबबंदी लागू किए ना, तो आजकल बहुत लोग मेरे खिलाफ रहते हैं। अरे यार ऐसे नहीं। तब खिलाफ रहते हैं, खिलाफ रहे, सर इसलिए कि आपके हटने के बाद, इंडिया गठबंधन से हटने के बाद सर, जयंत चौधरी, फारूक अब्दुल्ला, आपके इंडिया गठबंधन से हटने के बाद सर, जयंत चौधरी, फारूक अब्दुल्ला जैसे सहयोगी भी अलग होने लगे। हमसे कौन हटने वाले? आप हटने के बाद धीरे-धीरे सब अलग हो रहे हैं। जो जयंत एक चौधरी जन बोलो ना, एक जन बोलो। खंड पखंड हो रहा है, आपके हटने के बाद थोड़ा और अब देखिए, हम तो बड़ी कोशिश किए थे, हम तो नाम भी नहीं दिए थे, हम तो नाम दूसरा दे रहे थे, तो वो लोग अपने तरफ से नाम ले लिया। हम तो उस समय, तब पहले लोग नाराज हो रहा था, हमके छोड़िए जो नाम दे दीजिए। अब चल रहा है कुछ ऐसे ही चल रहा, खत्म हो गया था, तो हम तो ट्राई बहुत किए थे, तो उसी समय ना आपको कह दिए, जब हम अलग हट गए थे तो उसी समय आप लोगों को हम सब प्रेस के सामने सारी बात आप लोगों को बता दिए थे। अब मेरा काम है, हम लोग तो बिहार के हित में जो काम करते रहेंगे, और कितना काम हो रहा है, पूरे तौर पर एक एक चीज का काम हो रहा है, और सब चीज को और आगे बढ़ाते रहते हुए हम लोग काम कर रहे एक जन पूछो, एक जन बोलो यार। हैं। जांच का निर्देश दिया है सर आपने, क्योंकि आपने विधानसभा में आपने कहा था कि कई लोगों ने गलत तरीके से पैसा कमाया। ये तो हम सब दिन करते हैं। देखिए, अगर कोई भी कहीं पर गड़बड़ी हुई है तो एक एक चीज को देख करके जांच करना तो जरूरी है ना, इसलिए हम लोग कभी कोई गड़बड़ी होने नहीं देंगे। सर फ्लोर टेस्ट के दौरान जिस तरीके से विधायकों की खरीद फरोख्त हुई, जिस तरीके से अब चाय बेचने वाला देश बेच रहे हैं, अब देश बेचने वाला बिहार बेचने के लिए दुओं को बैठा दिए हैं। सुबह से लेकर शाम तक बिहार की बोली लगावेंगे, बिहार को ही बेचेंगे। पूरा देश न जानता है, सुबह से उठता है और शाम तक एक ही बात करता है। बिहार में जिसको स्थापित कर दिया है, बिहार बेचने के लिए हर मोड़ पर बोली लगा रहा है, तो इसका तो दुखद अंत तो जनता कर ही देगी। अब कहां ज्यादा दिन बचा है? बहुत बौखलाहट है 24 को लेकर के, बहुत बौखलाहट है कि तेजस्वी जी का मिशन मोड चल रहा था, नौकरी चल रहा था, तो परेशानी हो रहा है कि यादवों का नेता हो कोई गुनाह नहीं है, बिहार में कुर्मी कुशवाहा का नेता हो कोई गुनाह नहीं है, बिहार में भूमिहार का नेता हो कोई गुनाह नहीं है, बिहार में अपरकाश का नेता हो कोई गुनाह नहीं है। गुनाह उस वक्त हो जाता है जब गरीब और मजलूम मुसलमान खड़ा हो जाता है। तो चाहे मोदी हो, तेजस्वी हो, नीतीश कुमार हो,
वो इस बात पर मुत्तफिक है कि सीमांचल से इंसाफ नहीं करेंगे और कभी भी आपकी सियासी लीडरशिप को भरने दिया जाएगा। इसीलिए धोखा देकर, आपकी पीठ में खंजर मारकर, आपके वोटों से मुंतखब शुदा, आपकी दुआओं से मुंतखब शुदा चारों विधायक को उन्होंने खरीद लिया। अब बताइए कौन जिम्मेदार है अगर आज बिहार में बीजेपी की सरकार है? तेजस्वी से पूछेंगे तो तेजस्वी बोलेंगे चाचा हमको छोड़कर चले गए। नीतीश कुमार से पूछेंगे तो अल्फाज चाप चाप कर बोलेंगे हम मर भी गए तो नहीं जाएंगे, अब कह रहे हैं कि हम यहीं रहेंगे। यानी नीतीश कुमार, अगर गिरगुट और नीतीश कुमार को सामने रखा जाए तो गिरगुट कहेगा कि मुझे इससे शर्म आती है। इतना रंग बदलते हैं नीतीश कुमार, सुबह में जो बोलेंगे शाम तक चाचा पलट जाएंगे। अरे जब तुम सत्ता में तेजस्वी चाचा के साथ आ गए तो बड़ा हाथ पकड़ कर चल रहे थे, गले मिल मिल कर बोल रहे थे कि हम ये कर देंगे, बताओ फिर क्या हुआ? क्या सीमांचल की जनता से इंसाफ हुआ? क्या सीमांचल में यहाँ पर आप ही के इस विधानसभा में यहाँ पर 2 अनुमंडल की जरूरत थी, क्या एक अनुमंडल खुला? 10वीं जमात के इम्तिहानात चल रहे, हमारे बच्चों को तकलीफ होती है, यहाँ की जनता को तकलीफ होती है, मगर सिर्फ खेल सत्ता का है और सिर्फ कोशिश यही होगी कि कहीं से भी किधर से भी सीमांचल की जनता से इंसाफ ना हो। मैं पहले भी आपसे कहा और आज फिर कह रहा हूं मेरे भाई, जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा मैं सीमांचल की लड़ाई लड़ता था, लड़ रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला लड़ता रहूंगा। सीमांचल की आवाज कभी खत्म होने वाली नहीं है। अगर तेजस्वी और नीतीश ये समझते हैं कि हमारे 4 विधायकों को तोड़कर तुमने सीमांचल की आवाज को खत्म करके रख दिया, मैं बताना चाह रहा हूं नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को, तेजस्वी को, सीमांचल की आवाज कभी खत्म होने वाली नहीं है। तुम तीनों इस बात को सुन लो, जब 2024 के लोकसभा के इलेक्शन होंगे तो इंशाअल्लाह ताला भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में सीमांचल की जनता अपने इंसाफ के लिए, अपने मान और सम्मान के लिए, अपनी गीरत के लिए सीमांचल की जनता इंशाअल्लाह ताला अख्तरुल ईमान को यहां से अपना एमपी बनाकर लोकसभा में बुलाएगी और अख्तरुल ईमान सीमांचल जिंदाबाद का नारा लगाएगा, लोकसभा में सीमांचल के इंसाफ की बात करेगा। अरे बताओ तुम कब तक धोखा दोगे सीमांचल की आवाम को? तुमने क्या किया? बोलते हैं कि हमने विकास किया, बताओ वो उर्दू टीचर का मसला 2012 से चल रहा है, तुमने कौन सा विकास किया हमको बताओ? तुमने क्या उर्दू टीचर को भर्ती किया? नहीं किया आपने। मेरे भाई आज आप देखते हैं कि देश में, मुल्क में किस तरह का माहौल है, फिरका परस्ती अपने अरूज पर है। नरेंद्र मोदी ने भारत की राजनीति से मुस्लिम अकलियत को बिल्कुल ही दूर करके रख दिया। आपकी आवाज कहां है बताओ? आपकी आवाज कहां पे आपको नजर आती है? ये आपने जिसको अपना एमपी बनाकर कामयाब किया, क्या आपने कभी इसकी जबान से सुना भारत की पार्लियामेंट में सीमांचल की आवाम से इंसाफ होगा? क्या तुमने कभी सुना कि इसने कभी पार्लियामेंट में उठकर एक लफ्ज कहा बाबरी मस्जिद का? अरे जो मुझ पर इल्जाम लगाते, मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं, तुम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाबरी मस्जिद का नाम ले लो। तुम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दो कि 6 दिसंबर 1992 को भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी। नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? बोलेंगे हम कैसे बोलेंगे? अगर हम बोलेंगे तो हमको इनका वोट नहीं मिलेगा, उनका वोट नहीं मिलेगा। अरे बताओ, जब चुनाव आ जाते हैं तो हमारे गली कूचों में, हमारे गांव में, हमारे घर पर आकर
हमसे कहते हैं कि सेकुलरिज्म को जिंदा रखने के लिए आप हमको वोट दो। कि कामयाबी का राज आपका इत्तेहाद है। याद रखिए, कब तक आप सेकुलरिज्म के नाम पर ठगे जाएंगे, कब तक आप सेकुलरिज्म के नाम पर इनको वोट देंगे और वो बीजेपी को बिहार में सत्ता देंगे। मैंने 2015 में भी कहा था तुमसे, मगर तुमने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। मैंने 2019-20 में भी कहा था, मगर आपने मेरी बात को नहीं समझा। कम से कम अब तो समझ जाओ। याद रखो, तुम अपने मुकद्दर के फैसले कर सकते हो। तुम में इतनी ताकत है कि मुस्तकबिल में तुम्हारे हक में जो फैसले लिए जाएंगे तुम खुद उसको कर सकोगे। अगर आज आप मुत्तहिद होकर अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नुकसान आपका होगा, नुकसान सीमांचल की गरीब जनता का होगा। ये आवाज को उठना चाहिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। आप देखते हैं कि भारत की पार्लियामेंट में हर मसले के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान पार्लिमान अपनी आवाज को उठाते हैं। किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मसला मजलिस के एमपी उठाते हैं। मसाजिद का मसला 500-600 साल की मेहरौली की मस्जिद को शहीद कर दिया गया। क्या आपके किशनगंज के कांग्रेस के एमपी ने मुंह खोला? नहीं बोल सके। किसने बोला? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसकी आवाज उठाई। आप देखते हैं बिल्किस बानो का मसला हुआ, किसने पार्लियामेंट में उसका मसला उठाया? मजलिस ने उसको आवाज उठाई इंसाफ के लिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे सिर्फ यही अपील है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में आप मुत्तहिदा तौर पर एक अच्छा फैसला लीजिए। हम भी नहीं चाहते कि बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार के एमपी कामयाब हो जाएं। हम तो शुरू से कोशिश कर रहे रोकने की, मगर जो लोग आपका वोट लेकर मोदी के गोद में बैठकर चाय पीती है, कभी आप इनसे भी तो पूछो कि तुमने हमारा वोट लेकर तुमने कैसे बीजेपी को सत्ता दे दी बिहार में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देख रहे हैं कि कैसे किस तरीके से कभी हमारी मसाजिद को निशाना बनाया जाता है, कभी शरीयत में मदाखलत की बात की जाती है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक नाम से बिल ला दिया गया, यूनिफॉर्म तो है ही नहीं। अब नहीं मालूम नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। बीजेपी के साथ मिलकर बैठे हैं। यहां पर फसाद हुआ था 1 साल पहले, 100 साला मदरसे को जला दिया गया। मैं तुमसे पुकार कर कह रहा था, कहां वो सेकुलरिज्म के दावे करने वाले, कहां है तेजस्वी यादव? जब 100 साल के मदरसे को जला दिया गया, कोई आवाज नहीं उठी। एक 12 साल के बच्चे को सीवान में पकड़कर उसको 8 दिन जेल में डाल दिया गया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। मैं कह रहा था, पुकार रहा था। मेरे भाई याद रखो, अगर तुम्हारे लिए कोई लड़ने वाला नहीं होगा तो जुल्म जारी रहेगा। हमारे वतन अजीज की हकीकत यही है कि जब तक तुम्हारी आवाज नहीं होगी तुम्हारा कोई पुसाने हाल नहीं हो सकता है। जब तक तुम्हारा नेता नहीं होगा कोई तुम्हारा काम नहीं कर सकेगा। आप बताइए, इतनी बड़ी तादाद में सर्वे हो गया, का सेंसस हुआ, जो अख्तर भाई ने मुझे यहां पर बताया कि इतना बड़ा सर्वे यहां पर हुआ सुरजापुरी बिरादरी का। अख्तर भाई ने बताया कि सुरजापुरी बिरादरी 24 लाख है और उनको नौकरी मिलनी चाहिए 38,000 के करीब, और उनको नौकरी मिली सिर्फ 15,350। क्या सुरजापुरी भाइयों ने कि फिर फैसला कर लेंगे कि तुम इनको वोट दोगे? सोचो आपको मैं बुरा लगता हूं ना, इनकी मेरी बात बुरी लगती है, तो ये तो गवर्नमेंट कह रही है। ये मैंने अपने घर से बनाकर नहीं लाया हूं, ये बिहार सरकार का डेटा आदादोशुमार है। हमारे शेरशाहबादी भाई जिनकी आबादी 13 लाख है, उनको नौकरी मिलनी चाहिए 20,421 और नौकरी उनको मिली सिर्फ 5,734। मैं हमारे गयूर
शेरशाहवादी भाइयों से पूछना चाह रहा हूं, तुम किसको अपना जिम्मेदार खड़ा करते हो? मेरे भाई, गुलैया भाइयों की आबादी 12 लाख है, उनको नौकरी मिलनी चाहिए 12,904 और नौकरी मिली 6,750। अब कौन क्या करोगे तुम? ये जो दलाल फिरते हैं, हमारी कौम के दलाल, अरे दलालों, अभी तो अपना मुंह काला करके घर में बैठ जाओ। बरसों से धोखा दिया गया है, बरसों से धोखा दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बिहार सरकार कह रही है। सुरजापुरी बिरादरी को नौकरी नहीं मिलेगी तो सेकुलरिज्म की कामयाबी है। शेरशाहवादी को नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या मोदी को रोका जा रहा है? कुलैया बिरादरी को हिस्सा नहीं मिल रहा है मगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा? अरे शर्म करो, अपने बाप का नाम मिटिया मलिक मत करो। अगर अभी भी तुम्हारे दिलों में जो धोखा देकर चले गए, अगर तुम्हारे दिलों में गीरत बरकरार है तो सोचो कि किससे धोखा हो रहा है। वोट तुम्हारा मगर राज किसी और का हो रहा है।